आपको पूरा व्हाट्सएप कर दिया। हाँ आपने भेजा है, चले आपने कहा था डिस्कस करने के लिए। नहीं नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो डिस्कस करिए। आपको मैंने सारा डिटेल भेजा है आपको, आप हाँ उसको उसमें दो चीज है सर। एक जो आपने भेजा है ना, ये क्या उसको दो, एक स्पेशल करके कुछ लिखा है सर आपने। ये कौन सा जो हम लोग मंगाए थे अभी संजीवनी। हाँ संजीवनी में से दो आपने लिखा है, दोनों में कुछ अलग अलग कुछ लिखा है सर। हाँ, एक में सिंथेसिस REWE है और एक में संजीवनी है, दोनों में डिफरेंस है सर। अच्छा आप समझ गया सर। हाँ, और एक डिफनेस पिल्स है, वो मेरा पेटेंट है जो मैंने रिकॉग्नाइज करा रखा है, डिफनेस पिल्स। ठीक है, आप बस हाँ उनको रहिएगा कि खटाई नहीं लें। मैक्सिमम हम 1 महीने बाद बात करेंगे कितना डिफरेंस आता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी वो दवाई स्टार्ट हो गया, अच्छी तरह से ले रहा है जी। अनिल सर। नमस्कार। नमस्ते मैडम, उनको 10 दिन में चेंज आएगा सर। हाँ सर, वो बोल भी रहा है कि हमको जब से खा रहे हैं तो हमको अपने आप में एक अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो बालक है हाँ ना, वो तो बहुत जल्दी रिस्पांस देगा। विदिन 1.5 मंथ में रिस्पांस दिखा दूंगा आपको। उसी लेकिन का बहुत जो चिंता है सर, बहुत हाँ चिंता उस बच्चे की है। लेकिन जो भैया है ना, भैया का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा हाँ सर। कि 55 से 60% उनका नर्व जो है ना, सेरेब्रल नर्व उनका, आज ये कल आपको समझ में आ जाएगा सर। हाँ उनकी हाँ ये जो मैं आज बताऊंगा ना, इसका कल हाँ मैं फिलॉसफी बताऊंगा। जी मल्लिका मैडम नमस्ते। तो आपको जो है ना कल पूरा समझ में आ जाएगा, वही चीज आप उनको समझाइएगा कि आपके ठीक है साथ सर। प्रॉब्लम क्या हुई है। ठीक है ना। हाँ तो ठीक है सर। सेरेब्रल एट्रोफी का जो कारण हुआ ना, हाँ वो इस एक्सीडेंट के लिंक, चलते हुआ है। ये जो लिंक है ना, ये हाँ लिंक का फेलियर है उनकी। ठीक है, हाँ आपको मैं तो आज और कल मैं समझा दूंगा ना। सेरेबेलम जब कंप्लीट हो जाएगा ना, आप हाँ उनकी सर। कंप्लेन को ऑटोमेटिक आप उनको बता दोगे कि देखो आपको ये प्रॉब्लम था। ठीक है, जी जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गंगाधर सर। सर ये QRMM में क्या कैसा क्या देखा जाता है सर? किस चीज में? ये QRMA मशीन जो आप जिससे टेस्टिंग करते हो, मैं किससे करता हूँ मैडम? QRMA की एक मशीन आती है ना सर? मैं तो नहीं करता हूँ मैडम, आप उस दिन बोल रहे थे ना कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता मैडम। आज मैंने 42 पेशेंट्स देखे हैं और सब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स है। 5 या 6 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए आए थे, ओमिक्रॉन के लिए। बाकी सारे मेरे पेशेंट ऐसे थे कि मैक्सिमम मुझे 20 से 30 मिनट लगता। मैंने 4 बजे तो खाना खाया मैडम, अब कब टाइम मिलेगा मुझे, संभव ही नहीं है। अभी पहले करता था मैं, उसको मैग्नेटिक एनालाइजर बोलते हैं। हाँ सर, है ना, वो सर एक उसमें का ना क्लास नहीं हो सकता क्या सर? बिल्कुल ले सकता हूँ मैं। हाँ तो सर वो करवा दीजिए ना प्लीज। क्योंकि अगर हमारे डॉक्टर्स अगर वास्तव में मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन को यूज, जैसे हमारे ग्रुप में डॉक्टर हितेश पोलसिया सर यूज करते हैं, महेंद्र सर आप यूज करते हो क्या? महेंद्र नहीं सर नहीं नहीं करते हैं। हमारे वर्मा सर यूज जी करते हैं। सर, यूज करते हैं सर हम लोग। आप करते हैं सर? क्या मिलता है जी आपको सर। फीडबैक? जी सर, अच्छा फीडबैक मिलता है उसमें। है ना, उसमें ये पता चल जाता है कि सर जी वो एक्चुअल में क्या होता है मैडम जायसवाल मैडम, कि उससे आप किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हो। कौन सा ऑर्गन का फंक्शन कम हो रहा, कौन सा ज्यादा हो रहा। दो कंडीशन को जब आप डिटेक्ट कर लेते हो तो आपके पास बहुत अच्छा अप्रोच होता है। आपको पता लग जाता है कौन सा ऑर्गन कम काम कर रहा, कौन सा ज्यादा काम कर रहा। आपके पास ऑर्गन की रेमेडी है, आप उसको ट्रीट करो, मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सर उस पर एक क्लास ले लीजिए मेडिसिन सर। सिलेक्शन में भी सर परफेक्ट मालूम हो जाता है होता है क्या? और पोटेंसी में। जी मैं आपको एक, जी नमस्ते किरण सर, मैं आपको एक डेमो क्लास उसका बना दूंगा। मैं लाइव किसी पेशेंट का डिटेक्शन करूंगा, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, और उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा रिपोर्ट निकलती। नमस्ते, 4 रिपोर्ट निकलती है उसकी। उस 4 रिपोर्ट में पूरा डिटेल निकल आता है आपको कि उस ऑर्गन के लेवल पर काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा। आप आसानी के साथ मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बढ़िया। थैंक्स सर, बिल्कुल कितना करना कॉस्ट सर। है मशीन का कितना कॉस्ट है सर? सर ज्यादा कॉस्ट थोड़ी है उसकी, 10,000 के अंदर अंदर आता है वो। अच्छा नहीं सर, अभी तो कम हो गया है उसका। हाँ अभी 6-7 के आसपास में हो गया है सर। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। जी, क्या 6-7 नाम हजार बताया के सर? आसपास में हो गया। क्या मैग्नेटिक एनालाइजर। क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर। हाँ, क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर। नमस्ते। नमस्ते मैडम, चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों आज हम लोग, मैं अभी 2-3 दिन क्लास आपको ओमिक्रॉन के लेवल पर ही समझाने वाला हूँ। तो आज हम लोग, जी छविलाल जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अप्रिसिएशन का, बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो लेकर चल रहे हैं उसमें आप भी शामिल हो चुके हैं। और नेपाल के लिए मैं आपको आगे कर रहा हूं सर, कि मैं चाहता हूं कि आप नेपाल के लिए कुछ करें। आप नेपाल से बिलोंग करते हो, तो मैं चाह रहा हूं छविलाल जी, आप इलेक्ट्रोपैथ को नेपाल में जिंदा करिए। आपको जो मदद चाहिए हम लोग देने को तैयार है। आप कहेंगे तो मैं नेपाल भी आपके लिए आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जो काम आप कर रहे हो ना, इसको वहां पर दिखाइए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, आपके पास बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है आपका, आप उसको आगे बढ़ाइए। हम लोग सारा, हमारी फैमिली आपके साथ है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये मैंने इसलिए लिया, वर्मा सर और हमारी बात हुई थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, जी सुखराज जी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अभी जो 2-3 दिन में हम लोग केवल ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टाइसिस, अस्थमा और COPD का लेवल हम लोग यहाँ क्लियर करें, ताकि अभी जो कैरेक्टर लेकर हमने कोल्ड कोराइजा देख लिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जब ये कैरेक्टर क्लियर कर लेंगे तो मैक्सिमम प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन का हमको समझ में आ जाएगा। हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां बना लेंगे, हमको बना बनाए प्रोटोकॉल पे डिपेंड नहीं रहना। अगर पेशेंट की कंडीशंस अगर कम या ज्यादा हो रही है तो हम कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीज हमको समझ में आएगी। तो अगर हम एक कंपल्सरी बात करें, पूरा कॉम्प्लेक्स बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो वहां पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के रूप में COPD आता है दोस्तों। यानी पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ गया, लंग्स से रिलेटेड दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों जब COPD की बात होगी तो एक प्रकार की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज कहलाती है दोस्तों। अब क्रॉनिक हो गए तो यानी एक्यूट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज से लगाकर अपर की तरफ आएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और नीचे की तरफ जाएगा लंग्स के लेवल पर दोस्तों, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स, ये पर्टिकुलरली दोस्तों। तो वहां पर कहां पर प्रॉब्लम आती है भाई, जब क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज हो रही है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि लंग्स की एयरवेज जो होती है दोस्तों, यानी लंग्स की एयरवेज से रिलेटेड जो एयर फ्लो होता है, यानी इंस्पायरेशन सांस लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस को छोड़ना, ये दो जगह पर अगर जहां पर ब्लॉकेज होता है दोस्तों, वहां पर आपको देखने को मिलता है। यानी लंग्स के एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है दोस्तों। वो कैसे होगा, क्यों होगा दोस्तों? जो सिम्टम आएंगे वो कैसे आएंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? वो होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, यानी अचानक किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाए, कफ हो जाए, उसको कफ आने लग जाए दोस्तों, म्यूकस यानी कि स्पूटम उसको निकलने लग जाए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो और बहुत ज्यादा स्नीजिंग आने लग जाए, छींके आने लग जाए दोस्तों। ये सब के सब टिपिकल सिम्टम अभी आपको ओमिक्रॉन, कोरोना, ब्रोंकाइटिस, सामान्य फ्लू के लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। डेफिनेटली तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको डिफरेंशिएशन कैसे करें, ठीक है। ज्यादातर आप जब देखोगे दोस्तों, किसी भी प्रकार की इरिटेंट गैसेस का जो एक्सपोजर होता है दोस्तों, उस इरिटेंट गैसेस के एक्सपोजर के कारण या पर्टिकुलर दोस्तों वहां पर जो भी पर्टिकुलर मैटर होता है, ज्यादातर आप जब देखोगे बहुत सारे केसेस में आप सिंपली देख सकते हो, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, लंबे समय तक अगर एक्सपोजर होता है तो उसकी कारण बहुत इजीली उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा चिमनी का धुआं, फैक्ट्रीज में आप चले जाइए, वहां पर कोई धुआं होता है दोस्तों, तो उसमें भी COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डेवलप हो जाती है दोस्तों। तो वहां पर जब किसी भी प्रकार से ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति काम करता है दोस्तों, जो वहां पर सफोकेटेड होता है, कहीं ना कहीं गैसेस का वहां पर कॉम्प्लिकेशन उसमें देखने को मिलता है, वहां पर आपको COPD बहुत आसानी से देखने को मिलेगा दोस्तों। COPD के साथ जो व्यक्ति रहता है दोस्तों, आप मान के चलिए तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के लेवल पर जब कोई व्यक्ति रहेगा तो आप मान के चलिए हार्ट डिसीज, लंग्स कैंसर, ठीक है, और अन्य वेराइटीज की कंडीशन को डेवलपमेंट होने की जो रिस्क होती है ना, बढ़ जाएगी। इम्फाइसीमा ले लो, ब्रोंकिक्टाइसिस ले लो, ब्रोंकाइटिस ले लो, बहुत कॉमन रूप से दोस्तों वहां पर संभावना बढ़ जाती है। और यही कारण है दोस्तों, जब इम्फाइसीमा होगा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगी दोस्तों, ये दो मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। और यही कारण है दोस्तों, अभी की कंडीशन में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर ये सिम्टम मिल गए तो आप बिल्कुल
डायग्नोस नहीं कर पाओगे और पेशेंट को बचा भी नहीं पाओगे दोस्तों। क्यों? जितने भी लोग जो क्रॉनिक लंग्स इन्फ्लामेटरी डिसीज से पीड़ित हैं, उन लोगों में बहुत ही इजीली ये इन्फेक्शन हो रही है और बहुत इजीली उनकी डेथ भी हो रही है दोस्तों। इसीलिए एम्फाइसीमा हो या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव या ब्रोंकाइटिस, दो मोस्ट कॉमन कंडीशन है दोस्तों जो सीओपीडी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसी को होती है तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पहले से ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लेवल पर होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो उसमें एक्यूट नहीं होगा, उस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी एक्यूट सब एक्यूट कंडीशन डेवलप हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक प्रकार से ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग में होने वाली इन्फ्लामेशन होती है, जो ब्रोंकस होता है दोस्तों, लंग्स को जब डिवाइड किया जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद लंग्स, तो उस जगह पर उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग में होने वाली इन्फ्लामेशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो एयरवेज होती है, जो एयर को लंग्स की एल्वियोलाई, ठीक है, जो लंग की जो एल्वियोलाई होगी जिसमें एयर सेक्स होती है दोस्तों, वहां पर लाने ले जाने का जो काम होता है वो ब्लॉक हो जाता है दोस्तों। यानी ये डेली कफ और म्यूकस स्पुटम को प्रोडक्शन के कारण वहां पर ये जब पूरा कैरेक्टर सीओपीडी कैरेक्टराइज होगा, तो आप खुद जानते हैं कि एल्वियोलाई में जब म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा म्यूकस बनेगा तो कैसे ऑक्सीजन अंदर आएगा और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है। और जब ये प्रोसेस नहीं होगी तो डेफिनेटली जैसे ऑक्सीजन आ रही है वैसे बाहर जा रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में है और ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो गई, तो इसे हम एम्फाइसीमा का लेवल कहते हैं दोस्तों। यानी एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें लंग के अंदर यानी ब्रोंक्यूल्स स्मॉलेस्ट एयर पैसेज के एंड में एल्वियोलाई होती है दोस्तों, वो सिगरेट स्मोकिंग हो या जितनी भी इरिटेटिंग गैसेस हो पर्टिकुलरली मैटर के एक्सपोजर के परिणाम स्वरूप, वहां पर जो छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है दोस्तों। अब जब वो एल्वियोलाई ही डैमेज हो गई तो आपको पता है एयर सेक्स की एल्वियोलाई अगर डैमेज हो गई, ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, ये कैसे संभव होगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी दोस्तों तो सीओपीडी ट्रीटेबल केस होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। जो मॉडर्न साइंस के लेवल पर होता है आप देखेंगे उनमें आपको पंप दे दिया जाता है कि आप लंग्स में ये पंप को अंदर और बाहर आप करते रहिए एयर्स को, ठीक है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आप नेबुलाइजर, हम लोग स्मेल से ही बेनिफिट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमने इंटरनल मेडिसिन शुरू कर दिया, दिस इज द सीओपीडी प्रोटोकॉल, अगर आप इस मेडिसिन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ट्रीटेबल कैसे। और यही कारण है दोस्तों, केवल आप एक आरटीआई बूस्टर यानी A1, P1, वर्टू 200, अब आप प्रोटोकॉल्स को देखिए। अब यहां A1 का क्या रोल हुआ भाई? कितने लोग समझ रहे हैं कि A1 का रोल क्या हुआ? ठीक है, A1 200, ठीक है, आपको पता है A1 200 पल्मोनरी हाइपोटेंशन को भी ठीक कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम कहां आ रही है? ठीक है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस यानी लंग्स से रिलेटेड। तो A1 200 एज वेल एज जब आप P1 का 200 दोगे, वर्टू का 200 दोगे दोस्तों, तो जो जितने भी स्पाज्म हो रहे हैं, अब लंग्स में हो क्या रहा है दोस्तों? अब लंग्स में चलो, जब लंग्स को लगता है, ब्रेन को लगता है कि लंग्स के अंदर, जैसे आपके स्टमक में बहुत ज्यादा कोई मटेरियल गंदा आ गया, ठीक है, प्रॉपर लंग आपके स्टमक को लगता है कि नहीं मुझे रिफ्लेक्स काम कराना पड़ेगा, मुझे वॉमिटिंग कराना पड़ेगा, तुरंत वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन होती है दोस्तों और वॉमिटिंग हो जाती है। एज इट इज लंग्स को अगर लगता है कि लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कफ कलेक्ट हो गया है, ठीक है, तो वो कफ को शुरू करता है, ये भी एक प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन होता है दोस्तों। एज इट इज यहां ब्रेन को लगता है कि लंग्स का मैसेज आ रहा है कि यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन को जनरेट किया जाए और वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए कफ की प्रोसेस शुरू होती है और सारा म्यूकस वहां से जो कलेक्ट होकर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या सीओपीडी में संभव होगा दोस्तों? आप खुद समझिए इसको, सीओपीडी में क्या यह संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग एल्वियोलाई को रीजनरेट करने का काम करेंगे तो P2 क्या काम करता है दोस्तों? P2 क्या काम कर रहा है? जब पूरी बॉडी में गैंग्रीन, कैंसर, ट्यूमर के लेवल को हील कर सकता है तो एल्वियोलाई को हील नहीं कर सकता क्या? क्योंकि P2 तो लंग्स की भी बेस्ट रेमेडी है, ठीक है।
ट्यूबरकुलोसिस P2 200 से ही कवर होने लग जाता है। ठीक है, तो जब यहां पर ये रोल हमको नजर आ रहा है दोस्तों, तो प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो ज्यादातर पीपल सीओपीडी के साथ बहुत ही अच्छे सिम्टम्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को क्वालिटी को प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। और लाइफ की क्वालिटी को प्राप्त करने के साथ ही साथ दोस्तों अन्य एसोसिएटेड कंडीशन की रिस्क को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को भी हम बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, और आसानी के साथ। यही कारण है, आप देखो हमारे जगराज सर ने भी 5 प्रोटोकॉल का मुझे फीडबैक दिया है दोस्तों, विद इन 7 डेज। ठीक है, यहां पर 7 डेज के अंदर 5 कोरोना यानी कि अभी के जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव 5 केसेस को दोस्तों उन्होंने नेगेटिव किया है हमारे प्रोटोकॉल से, जो मैंने कोरोना के लेवल पर बताया था। तो ये फीडबैक होता है, और यही फीडबैक आपको यहां पर भी समझ में आएगा कि वो जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया हमने सीओपीडी के लेवल पर कैसे सिलेक्ट किया दोस्तों। यहां पर बहुत ही ब्रिलियंट वर्क नजर आता है दोस्तों जब हम कॉजेस के लेवल पर जाते हैं। अर्थात सीओपीडी का जब प्राइमरी कॉज आप दोगे तो प्राइमरी काज क्या होता है? स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग दोस्तों, या टोबैको स्मोक का एक्सपोजर होना, यानी किसी भी प्रकार का अगर मैं कहूं धुएं का एक्सपोजर होना दोस्तों, चेस्ट में जब जाना, अगर कोई भी धुआं है, ठीक है, आप देखते हो अगर मान लो कहीं पर आग लगी और आप गलती से वहां चले गए, ठीक है, आप कितने देर खड़े रह सकते हो वहां पे? ठीक है, मुश्किल है, क्योंकि आपकी अगर पल्मोनरी वेन या आर्टरीज के लेवल पर या पूरी ब्रांच के लेवल पर दोस्तों, जब पूरे लंग्स के लेवल पर, आपके चेस्ट के लेवल पर जब वहां पर्टिकुलर धुआं कलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा कि वहां पर आपको चेस्ट ब्लॉकेज होने के कारण सीओपीडी डेवलप होने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या चिमनी वाले ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर धुआं लगातार आ रहा है, सारा धुआं उनके लंग्स में चला जाता है दोस्तों, और वहां पर जमना शुरू कर देता है, और जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है डेफिनेटली वहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जितने भी रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, उनके अध्ययन से पता चला है कि 90% सीओपीडी डेवलप होने की रिस्क टोबैको स्मोकिंग से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी टोबैको स्मोकिंग होती है 90% सीओपीडी का कारण वही होता है दोस्तों। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति स्मोकर है, वो धुआं छोड़ता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको भी प्रभावित करता है दोस्तों। भले आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है, लेकिन आप उसके पास खड़े हो, आपको भी प्रॉब्लम होगी। भले हस्बैंड सिगरेट पी रहा, वाइफ अगर उसके पास है तो उसको भी, माँ बेटा बच्चा जो भी वहां पर है दोस्तों, उसको भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। यानी वो दूसरे व्यक्ति को भी दोस्तों सेकेंड हैंड स्मोक के रूप में प्रभावित करता है, यानी ये सेकेंडरी कॉज होता है, और सेकेंड हैंड के रूप में उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों। अन्य कारण जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को दोस्तों वहां पर कॉज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं जो हम लोगों ने अभी देखे हैं दोस्तों। अगर मान लो कहीं पर आप रह रहे हैं, जैसे मान लो आप इस चीज को बहुत कॉमन, दिल्ली वाले जो लोग हैं दोस्तों, जो बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, अहमदाबाद है, मुंबई है दोस्तों, आप वहां पर जानते हैं पॉल्यूशन का स्तर कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण, जैसे कि कोल बर्निंग होना, वुड बर्निंग होना, ठीक है, या इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन के साथ में आप देखते हो किसान लोग पराली जलाते हैं दोस्तों, उस पराली का जो धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर में जमता चला जाता है, और वही एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है दोस्तों जब नीचे आता है वो बहुत बड़ा पॉइजन के रूप में हम लोग उसको इनहेल कर लेते हैं, और वही सीओपीडी के रूप में, अस्थमा के रूप में दोस्तों, ब्रोंकाइटिस के रूप में बहुत इजी रूप में हमारे लंग्स को अफेक्टेड कर देता है। यही कारण है, आप देखिए दिल्ली में, मुंबई में, बड़ी बड़ी सिटीज में दोस्तों, आप देखिए कोरोना का प्रोटोकॉल्स, कोरोना कितनी तेजी के साथ गेन हो रहा है, कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि उसको काम करने की जगह मिल रही है ना। अगर आप वहां पर केवल S10 P1 चला के वहां पर लंग्स को प्यूरिफाई करने का काम कर दें तो भी आपको नहीं होगा। अगर आप सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन WE का यूज करें तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी P1 मिला हुआ है, उसमें भी S1 C1 L1 WR1 WEN1 सब मिला हुआ है। ये पूरे सिस्टम को प्यूरिफाई कर देगा दोस्तों, तो वहां पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम रहेगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं दोस्तों। ठीक है, कुछ इन्फेक्शियस डिसीज होती है दोस्तों, जो याद रखिएगा ये वो कारण है जो कोरोना से लिंक करता है। कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है दोस्तों जो लंग्स के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके साथ में हमेशा हाइपर एक्टिव एयरवेज, अस्थमा भी पाया जाता है दोस्तों। यानी आजकल का वायरल इन्फेक्शन भी वहां पर जाकर टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को कॉज करता है, वही ब्रोंकाइटिस,
एक्यूट हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हाइपर एक्टिव एयरवेज या अस्थमा को तो वहां पर डेवलप करता है। और यही कारण है दोस्तों सीओपीडी को कॉज कर जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को कॉज कर जाता है। लेकिन अभी के जो कंडीशन है वो एक्यूट कंडीशन होती है दोस्तों। ये उन लोगों को प्रभावित करती है जो लगातार इस वातावरण में रहते हैं जो मैंने कास के रूप में बताया। इसीलिए उनमें जब ये वायरस की ग्रोथ होती है तो ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी पावर बहुत लो होता है, और जब वायरस एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रूप में डेवलप करता है दोस्तों, तो लंग्स टिश्यू के डैमेज होने के कारण दोस्तों कुछ समय के बाद फिजिकल चेंजेस लंग्स के टिश्यू में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और वही फिजिकल आरटीपीसीआर जो टेस्ट होती है दोस्तों, उसमें लंग्स के टिश्यू में देखने को जो मिल रहा है दोस्तों, वहां पर आप साथ में देखेंगे कि म्यूकस की उपस्थिति भी वहां पर दिख रही है। और यही म्यूकस आप देखो एक्सरे में भी क्लियर व्हाइट स्पॉट के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों, जो एयरवेज की रुकावट या क्लगिंग देखने को वहां पर आपको मिलता है। और वही क्लगिंग यानी कि स्पॉट देखने को जब मिल रहा है दोस्तों, तो लंग्स में टिश्यू के डैमेज हो जाने के कारण जो लंग्स की इलास्टिसिटी होती है, फूलना और सिकुड़ना, जो इलास्टिसिटी होती है दोस्तों, या लंग्स के टिश्यू के फैलने की जो एबिलिटी होती है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और यही कारण है जब लंग्स के टिश्यू की एबिलिटी कम हो जाएगी, वो लंग्स सांस लेने में कम ज्यादा होगा दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो उसकी ऑक्सीजन लेवल होगा दोस्तों वो कम होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी होगी तेजी के साथ दोस्तों, यानी शॉर्ट इंटरवल पर धड़कना शुरू कर देगा। यही कारण है दोस्तों लंग्स की इलास्टिसिटी के डिक्रीज हो जाने पर ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाता, और यही कारण है ऑक्सीजन का लेवल लंग्स में कम हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों जो थिक म्यूकस के जो प्लग्स होते हैं वो एल्वियोलाइज के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। एज इट इज कंडीशन आपको दोस्तों कोरोना के लेवल पर देखने को मिल रही है, जो कि एयर स्पेसेस में एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देते हैं दोस्तों। और यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स में जहां पर होता है वो हो नहीं पाता, और नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन अभी का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें केवल 10 से 15% लोगों को ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है दोस्तों, और जो टेस्ट और स्मेल वाली प्रॉब्लम थी वो भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, इसमें केवल लॉस ऑफ एपेटाइट, और इवन बहुत सारे हमारे ग्रुप में डॉक्टर प्रीति तंवर मैम है, उनको भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुआ था, और उन्होंने मुझे फीडबैक बताया है कि सारे प्रोटोकॉल से 3 दिन में ओमिक्रॉन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ओमिक्रॉन ने उनकी आई साइट पर बहुत बड़ा लोड डाला है दोस्तों, आई साइट पर उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन छोड़कर गया। ठीक है, ये फीडबैक हमको यहां पर देखने को मिला है, यानी हमारे प्रोटोकॉल से उनको बहुत बेनिफिट हुआ, 3 दिन में विदाउट एनी मॉडर्न साइंस के मेडिसिन के वो क्योर हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आई साइट में भी देखने को मिला है दोस्तों। तो यहां पर हमको ये इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति को धीरे धीरे ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है, आप देखिएगा उनमें कफिंग शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, लंग्स का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, सांस लेने में डिस्निया होने लगता है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जा सके, जैसे कि म्यूकस को, उसके बाद ब्रीदिंग को क्लियर करके, विशेष रूप से दोस्तों एक्सकर्शन के दौरान, यानी मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं टोटल बेड रेस्ट करो। जितनी एनर्जी मेंटेन करना है उस एनर्जी को मेंटेन करो, वहां पर आप बेड रेस्ट करो, जितना भी ऑक्सीजन का लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है दोस्तों। तो ये टिपिकल ट्रैवल प्रैक्टिस में हमको समझ में आ रहा है तो हम इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन जब आप सीओपीडी के सिम्टम देखोगे दोस्तों, तो मैक्सिमम इसी प्रोटोकॉल के बेस पर आप बहुत, बस यहां पर हमने दोस्तों इसको नेगेटिव लिया है, यानी कि 10th डायल्यूशन के अंदर किया है, लेकिन यहां पर जब आप कोरोना के ओमिक्रॉन की बात करोगे तो 200 डायल्यूशन के लेवल पर आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। तो जब आप सीओपीडी सिम्टम्स को देखते हो दोस्तों, ये तब तक उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों जब तक कि महत्वपूर्ण लंग्स डैमेज नहीं हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी एक साइड में लंग्स के 2 लोब होते हैं, एक साइड में 3 होते हैं, तो यहां पर अपर लोब जो होता है ना वो सबसे ज्यादा, क्योंकि सूखा रहता है, जो फैलेगा और सिकुड़ेगा, कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होगा, जो वहां पर शुद्ध होने के लिए जो लंग्स में ब्लड आता है दोस्तों, वो मैक्सिमम 70 to 80% लंग्स के लेवल पर फिलअप करता है। ऊपर का लंग्स बिल्कुल ओपन रहता है, तो वहां पर बैक्टीरिया के चांसेस, वायरस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर भी ट्यूबरकुलस का निर्माण इसी सूखे पार्ट में होता है। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, और पर्टिकुलरली यदि स्मोकिंग का एक्सपोजर होता है दोस्तों, कंटिन्यूस होता है, तो आप मान के चलिएगा धीरे धीरे ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो जो मेन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, डेली कफ का बना रहना,
पेशेंट खाना खाया, कफ आ रहा, ठीक है, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सुबह उठा कफ, दोपहर में खाना खाया कफ, शाम को खाना खाया या कुछ चाय पी कफ, ठीक है। ये सिम्टम आपको लगातार दोस्तों लगभग 3 महीने से लगाकर 1 साल तक अगर आपको कंटिन्यू बने रहते हैं दोस्तों, आप मान के चलिएगा 1 से 3 साल तक अगर बना रहे, मैक्सिमम 2 साल तक अगर सिम्टम बने रहे, तो आप सीधे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लेवल पर कन्वर्ट हो जाते हो दोस्तों। और ये वो कंडीशन होती है जिसमें सफोकेटिव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के रूप में कफ आपको आएगा, बहुत ज्यादा आपको मसाज करना पड़ेगी हार्ट पे। तो जो हमारा चेस्ट टाइल होता है यहां पर प्रूव किया जाता है इस प्रकार के केसेस में, वहां पर नर्व के लेवल पर जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से लंग्स का सिकुड़ना फैलना, जिसके माध्यम से म्यूकस का प्रोडक्शन कम करना या ज्यादा करना, उस चीज को हम कंट्रोल करते हैं दोस्तों। और वहां से एक ही बार में सारी गंदगी को बाहर निकालकर प्यूरिफाई करने का काम किया जाता है, और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेडिसिन के सपोर्ट के माध्यम से वहां पर न्यू सेल्स की ग्रोथ कराकर, क्योंकि किसी भी चीज का सिक्रेशन बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन की रेमेडी है। हमें पता है कि लंग्स पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, लंग्स के सिक्रेशन को कौन सी बढ़ाएगी कौन सी घटाएगी, उसी लेवल पर हम काम करके दोस्तों पर्टिकुलर उसको ठीक करता है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि साइन और सिम्टम में क्या डायग्नोज करना है। तो जब सीओपीडी की बात आएगी, इसी प्रकार के कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज की बात आएगी, तो आपको वहां पर खास तौर से जो सिम्टम देखने को मिलते हैं ना, यही सिम्टम आपको कोरोना में भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सबसे पहला पेशेंट को सिम्टम आता है, धीरे से जब लंग्स में इंफेक्शन पहुंच जाती है दोस्तों, तो वहां पर सीधे आपको दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी जब करते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में महसूस होती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिल्कुल जल्दी जल्दी सांस लेने को कोशिश करेगा, छोटी छोटी और लंबी लंबी सांस खींचने की कोशिश करेगा दोस्तों। और जब वो ऐसा करता है तो उसको व्हीजिंग साउंड आता है, यानी आपको सरसराहट खड़खड़ की आवाज सुनाई देती है। लंग्स को जब आप स्टेथोस्कोप से देखते हो और उसको कहते हो सांस लो जोर से छोड़ो, तो आपको डेफिनेटली व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। यही नहीं, उसको जो चेस्ट का रीजन होता है वो टाइटनेस महसूस होगा। पेशेंट बोलेगा कि साहब मेरे को ऐसा लग रहा है लंग्स के रीजन में मुझे बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, जैसे किसी ने बांध दिया है, टाइटनेस फील होता है दोस्तों। और मॉर्निंग में जो रोजाना थ्रोट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वहां पर जितना भी एक्सेसिव म्यूकस होता है लंग्स के रीजन में, वो सारा का सारा दोस्तों वहां पर बाहर होने लगता है। और यही कारण है दोस्तों, लंग्स में जितना भी म्यूकस होता है और जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करता है दोस्तों, वहां पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हैवीनेस लगता है, उसको कफ को बाहर निकालने में भी तकलीफ होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइट कफ होता है, टाइटनेस फीलिंग होती है दोस्तों। इसीलिए हम लोग जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं, जब P2C13G का प्रोटोकॉल देते हैं, ये करता क्या है, P2C13G जो होता है ना, वहां से कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है, यही तो मकसद होता है हम लोगों का दोस्तों। इसीलिए जब क्रॉनिक कफ होता है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है दोस्तों, स्पूटम को प्रोड्यूस करता है, जो बिल्कुल क्लियर एकदम व्हाइट येलोइश या ग्रीनिश हो सकता है दोस्तों। अगर नॉर्मल है तो एकदम व्हाइट होगा दोस्तों, क्लियर व्हाइट, ठीक है। और अगर उसमें येलोइशनेस हो गया, आप मान लो कि पस पड़ गया दोस्तों, ठीक है, हल्का सा ग्रीनिश हो गया, तो मान लीजिए कि ब्लड भी उसमें मौजूद है दोस्तों। तो यहां पर जब इन्फेक्शंस के साथ हो रहा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ हो रहा, तो वहां पर हमको ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। लिप्स का ब्लूनेस कई बार हमको देखने को मिलता है दोस्तों, लिप्स जो होता है बिल्कुल ब्लू हो जाते हैं, एकदम ब्लू कलर के हो जाते हैं। फिंगर नेल बैट का ब्लूइशनेस होना, जो नेल ब्लेड होता है दोस्तों, उन नेल बैट के लेवल पर ब्लूइशनेस होना होता है, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। उससे क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ, इसको ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टीज हो रही है। और उसी ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टीज को हम लोग दोस्तों वहां पर डिस्निया के रूप में डायग्नोस करते हैं और बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर इसको एयरवेज में यानी एल्वुलाइज के लेवल पर ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, वहां पर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है दोस्तों। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, अगर किसी को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो रही है, आप मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं कोई एलर्जेंस लंग्स में पहुंच चुका है, वो रिकरेंसी कर रहा है बार बार, इसीलिए रेस्पिरेटरी बूस्टर दोस्तों ऐसी कंडीशन में बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है दोस्तों। A1 P1 वर्ग 2 का जो प्रोटोकॉल मैंने बताया, एक डोज के बाद ही पेशेंट बोल देता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, वहां पर जब पेशेंट को लगता है कि मुझे एनर्जी की कमी है, आप मान के चलिए कि ऑक्सीजन लेवल मिल नहीं रहा, आपको पता है बॉडी की कोई भी केमिकल प्रोसेस होगी बगैर ऑक्सीडेशन की नहीं होगी, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो एटीपी का निर्माण होगा।
तभी तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। तो वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी दोस्तों, और उसी लेवल पर हमको वहां पर जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों अनइंटेंडेड वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे लेटर स्टेज में जाएंगे अनइंटेंडेड, मतलब वो नहीं चाहता कि उसका वेट लॉस हो, लेकिन फिर भी वेट लॉस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है दोस्तों, उसको एंकल में स्वेलिंग मिलेगी, लेग्स या फीट में स्वेलिंग मिलेगी, और यही कारण है दोस्तों सीओपीडी के साथ लोगों में एपिसोड का एक्सपीरियंसेस हमको देखने को मिलेगा, जिसे हम एक्सासर्बेशन के नाम से जानते हैं। एक्सासर्बेशन, जो कि जिसके दौरान आपके सिम्टम बहुत ज्यादा वर्स हो जाते हैं दोस्तों, और दिन प्रतिदिन वेरिएशन के रूप में सामने आते हैं और कई दिनों तक कंटिन्यूस रहते हैं। तो जब एक्सासर्बेशन हो जाता है तो आप डायग्नोसिस ही नहीं कर पाओगे कि इसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है। मैनी डिसीजेस अकॉर्डिंग टू, जिसे हम सिंड्रोम बोलते हैं, सिंड्रोम के सिम्टम के समान या सीओपीडी के तमाम सिम्टम एक साथ आने लगते हैं, लेकिन कभी कुछ सिम्टम आ रहे, कभी ये ज्यादा हो गया, कभी वो कम हो गया, कभी ये ज्यादा हो गया, कभी वो कम हो गया, और इसी के कारण वो कंफ्यूजन पैदा करता है। और वही कंफ्यूजन हम लोगों को दोस्तों बहुत ही डेंजरसली हमारे सामने आता है। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास ऑर्गन रेमेडीज है, और इन्हीं प्रोटोकॉल्स के दम पर हम लोग दोस्तों किसी भी दूसरी जगह काम करने की जरूरत नहीं है। यही मेडिसिन हम लोगों को दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ रिजल्ट देती है। लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए दोस्तों। डायग्नोसिस के लिए आप सीओपीडी में चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, आरसीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए, या आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करा लीजिए दोस्तों। जब आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस कराएंगे तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोटोकॉल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए लेबोरेटरी टेस्ट जब सीओपीडी के डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। सीओपीडी में आप केवल इन्हीं के बेस पर आप ट्रीटमेंट करते हो, लेबोरेटरी टेस्ट का वहां पर कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कई जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो टेस्ट होता है, वो सीओपीडी में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर को वहां पर डायग्नोस करता है दोस्तों। यदि कोई फीमेल हिस्ट्री होती है तो सीओपीडी यंग एज के लोगों में दोस्तों, अंडर 45 की एज में वहां पर बहुत कॉमन रूप से कराया जाता है। ठीक है, बाकी का आप देखेंगे मॉडर्न साइंस में तमाम जमाने भर के टेस्ट कराई जाती है, लेकिन वहां पर वो पर्टिकुलर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब ट्रीटमेंट की बात आती है दोस्तों, पहला प्रोटोकॉल जब आप सिलेक्ट करते हो तो सीधा आपका दिमाग जाता है P2 C13 जी। अब P2 को सिलेक्ट करना तो आपको पता है लंग्स की बेस्ट रेमेडी है। C13 को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे थ्रोट के रीजन पे, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन के रीजन पर C13 से बेटर कोई मेडिसिन काम नहीं करती। जी की बात करें तो जी डायरेक्टली हीलिंग करती है, और P2 की सबसे बड़ी सपोर्टिव रेमेडी है दोस्तों। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं दोस्तों, तो यहां पर अगर हम लंग्स की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, सेंग्वाइन टेम्परामेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बी का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आपकी मेन मेडिसिन तो P2 C13 जी सिलेक्ट हो गई, आप नेगेटिव में दे दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अगर एक्यूट केस है तो 10th डायल्यूशन से दोस्तों आप उसको 3rd डायल्यूशन तक आ जाए, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक केस है, आप 200 डायल्यूशन के लेवल पर ही आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन मैं जो मानता हूं, मैं जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में देता हूं, P2S2B अल्टरनेट देन C13 वर्वन जी, ये नेगेटिव में देता हूं दोस्तों। अब यहां पर देखो P2S2B, ये जो 3 प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर भी हमने काम कर दिया, ग्लैंड्स के सिक्रेशन के लेवल पर भी काम कर दिया। लेकिन अगर हम इसको 2nd डायल्यूशन में देंगे या 1st में देंगे तो सिक्रेशन बढ़ जाएगा। हमको कहां से चालू करना है? 10th से। 10th से 3rd की तरफ आ जाइए आप, P2S2B अल्टरनेट C13 वर्वन जी नेगेटिव। इसके साथ में अगर चेस्ट स्टाइल दे देते हो दोस्तों, तो बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में आप वहां पर काम करते हो। ठीक है, ब्रिलियंटली। लेकिन एक प्रोटोकॉल और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, C17 वर्वन वाई दोस्तों। C17 वर्वन वाई एंटी टॉक्सिक प्रोटोकॉल होता है। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होता है दोस्तों, उन टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है C17 वर्वन वाई। आप किसी भी प्रोटोकॉल के साथ अगर आप देते हो तो लंग्स को प्यूरिफाई करने का काम भी करता है दोस्तों।
लंग्स के अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो जब आपको ये चीज मिल रही है तो हम C17 को क्यों नहीं यूज करें दोस्तों, डेफिनेटली करेंगे। और लंग्स के लेवल पर कोई भी इंफेक्शन को दूर करना, बॉडी की किसी भी प्रकार की एंटी टॉक्सिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना, वहां पर आप D5 में देखिएगा दोस्तों, C17 D5 इज सेकेंड डाइल्यूशन। बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है दोस्तों, मैंने बहुत सारे केसेस में इसका रिजल्ट लिया है। S2A2P2C13 B200, इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने ये प्रोटोकॉल्स आपको बताए दोस्तों। S2A2P2C13 B 200 डाइल्यूशन इज अ मैजिक प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ लंग्स डिसीजेस। अगर क्रोनिक कोई इंफेक्शन है, एक्यूट भी हो लेकिन इतना क्रोनिक में चला जाए, अचानक एक्यूट कंडीशन में और इतना ज्यादा सेल्यूलर डैमेज कर दे, टिश्यू को डैमेज कर दे, वहां पर हमको सीधा 200 डाइल्यूशन के लेवल पर जाना पड़ेगा। तो ये 200 डाइल्यूशन में A2S2P2C13 B, और अगर हमको लगता बहुत ज्यादा हीलिंग कराना है तो G, तो वहां पर 200 डाइल्यूशन में आप दीजिएगा। सीओपीडी का कोई सा भी लेवल आ जाए, मैं नहीं मानता कि आप ठीक नहीं कर सकते। मैक्सिमम उसकी लाइफ की क्वालिटी को 70 to 90% पे लेके जा सकते हो दोस्तों, और 70 to 90% के लेवल पर आप उसको क्यूर के लेवल पर लेके जाओगे। ये आप जब रिजल्ट लोगे तो आप ऑटोमेटिक आप लोग बताओगे दोस्तों कि हाँ ये हमने लिया और इस लेवल पर रिजल्ट मिला था दोस्तों। तो ये आज हम यही रखते हैं, ये हमारा सीओपीडी का जो है मैंने आपको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ सेरिबेलम। मैंने उस दिन आपको एनाटॉमिकल बैकग्राउंड से बताया था कि कैसे सेरिबेलम जो है काम करता है। सेरिबेलम टोन, बॉडी के पोस्चर और पूरे बैलेंस का इक्विलिब्रियम करता है, यानी बैलेंस बनाने का काम करता है। मसल्स का मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मैंने आपको वहां यह भी बताया था कि जब नीचे से लोअर ट्रैक से बॉडी से एफरेंट और इफरेंट चैनल चलता है, एफरेंट चैनल गया, इफरेंट चैनल गया दोस्तों, तो वहां पर ऊपर जाकर ब्रेन के पास जाएगा तो एक फाइबर सेरिबेलम के पास जाएगा, फिर एक फाइबर सीधा वहां पर स्पष्ट सीधा दोस्तों सेरिब्रम के लेवल पर जाएगा। लेकिन मैं आपको दो चीज क्लियर कर दूं, आपको फिर से कह रहा हूं, जब ब्रेन के लेवल पर बात करते हैं तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। तो प्रोटोकॉल, जब सेरिब्रल एट्रोपी की बात आती है, सेरिब्रल पाल्सी की बात आती है, तो आप बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हम उस चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं और वो चैनल यहां पर मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको सेरिबेलम का बताऊंगा, उसके बाद हम बात करते हैं। सेरिब्रम जब आपकी बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है तो याद कीजिएगा सेरिब्रम क्रॉसवाइज करता है दोस्तों, ठीक है, क्रॉसवाइज, यानी राइट है तो लेफ्ट साइड को कवर करेगा, लेफ्ट है तो राइट साइड को कवर करेगा। लेकिन जब सेरिबेलम की बात होगी तो सेरिबल मास्टरपीस होता है और इप्सिलेटरल कंट्रोल करता है, यानी ऊपर से नीचे के साइड कंट्रोल करता है, उसको बोलता है इप्सिलेटरल कंट्रोल, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इस चीज को, सेरिब्रम क्रॉसवाइज कंट्रोल करता है लेकिन सेरिबेलम वहां पर इप्सिलेटरल यानी ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल करता है। दोस्तों कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि कई पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता उनमें। सेंट विस्टूस डांस के लेवल पर चले जाओ आप, आपको कहां काम करना है दोस्तों, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम सेरिबेलम का है, पूरी बॉडी के मसल्स का मूवमेंट का मेंटेन करने का काम सेरिबेलम का है। तो सेरिबेलम के लेवल पर आपको काम करना है। तो दोस्तों हमारे ग्रुप में सारे लोगों को ये पता चल गया है कि सेरिबेलम कितना इंपॉर्टेंट है। और मास्टरपीस इसलिए कहता हूं मैं कि जब नीचे से एफरेंट चैनल के माध्यम से दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का लेवल वहां पर मेंटेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ फाइबर सेरिबेलम की तरफ टर्न हो जाते हैं। इसलिए पहले ही सेरिबेलम को मालूम पड़ जाता है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो सेरिबेलम के पास गया, इसके पहले ब्रेन के पास गया, और ब्रेन से जब वहां पर इनिबिशन के लिए पर्टिकुलर जगह गया तो उसी के साथ में कुछ फाइबर डायरेक्ट सेरिबेलम से भी उस चीज को कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों। यानी ब्रेन के माध्यम से सेरिबेलम मास्टरपीस के रूप में दोस्तों वहां पर काम करता है और मास्टरपीस के रूप में वहां पर पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा ओहदा अदा करता है। सेरिबेलम को यह मालूम है कि यह पार्ट कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सेरिबेलम उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कराता है। ये मेन फंक्शन आपको देखने को मिला, मैंने ट्राइगोन जो बना के बताया था दोस्तों। तो इसीलिए हमें केवल इंट्रोडक्शन पार्ट पे आज डिस्कस करना है दोस्तों। तो जब इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डिस्कस कर लेंगे तब मैं कल इस पूरे डायग्राम को आपको डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बीच में से वर्मिस पार्ट होता है,
वर्मिस के साइड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको पैरावर्मिस पार्ट बोलते हैं। दोनों तरफ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेरिबल हेमिस्फीयर दोस्तों, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक मैंने कल एनाटॉमिकल आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था दोस्तों। नाउ वी आर स्टेटेड अबाउट दोस्तों सेरिबेलम। ये सेरिबेलम का मैंने एक डायग्राम वर्टिकल पार्ट बनाया है दोस्तों, वर्टिकल, और इसको डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। 9 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, सेरिबेलम के 9 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सेरिबेलम के जब 9 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, तो सोचिए उस डिवीजन के अलावा, मतलब आप जब उसको डिवीजन करोगे, उसको आप पूरे पार्ट को वहां पर देखोगे और उनके अकॉर्डिंग सी उनके वहां पर फंक्शन को देखोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। वही मैं बताने वाला हूं आपको। जब सेरिबेलम की बात आएगी दोस्तों, ये हाइंड ब्रेन के लेवल पर होता है, यानी हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जर पोर्शन होता है दोस्तों, लार्जर पोर्शन को फॉर्म करता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अन्य पार्ट से सेंसरी इंपल्सेस के रिसीविंग के द्वारा बॉडी की मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। केवल एक लाइन में समझ जाइए दोस्तों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अन्य पार्ट से जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस आती है दोस्तों, ठीक है, उस सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करने के द्वारा बॉडी की जितनी भी मोटर एक्टिविटीज होती है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी बॉडी से सेंसेशन गया, ठीक है, कहां गया, ब्रेन में गया, ठीक है। तो उसके पहले सेरिबेलम को पता लग गया कि ये फंक्शन सेंसरी इंपल्स आ रहा है, ठीक है। कुछ फाइबर यहां से इधर चले गए, कुछ फाइबर सीधे ऊपर ब्रेन की तरफ गए, ठीक है। ब्रेन जब तक वापस सेरिबेलम को बोलता है कि आप देखो ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो रहा, तब तक वहां पर एक मैसेज डायरेक्टली सेरिबेलम ब्रेन को भेज चुका होता है दोस्तों, इमीडिएट, कि यहां पर ये बैलेंस नहीं हो रहा, आप इसको इस प्रकार से मोटर एक्टिविटी के माध्यम से बैलेंस कीजिए। यानी एफरेंट और इफरेंट चैलेंज को बैलेंस करने का काम सेरिबेलम करता है दोस्तों। तो अब आप मुझे बताइए, जब किसी भी व्यक्ति की बॉडी के बैलेंस पोस्चर की बात आएगी, उसके टोन की बात आएगी, मसल्स के टोन की बात आएगी, आप कहां काम करेंगे दोस्तों, ठीक है, ब्रेन के लेवल पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों, सेरिबेलम एक बीच सेंटर में एक नेरो वर्मिस, वर्म लाइक सेंट्रल बॉडी जिसे वर्मिस कहते हैं दोस्तों, उसके द्वारा बना होता है। और इसमें 2 लेटरल पोर्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा था, आपको बताया भी था, एक पोर्शन सेंट्रल में है जिसको वर्मिस कहते हैं, और वर्मिस के साइड में छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हालांकि वो सेरिबल हेमिस्फीयर का ही पार्ट होता है, लेकिन उस वर्मिस के पार्ट के साथ में पैरावर्टिबल पहला वर्मिस पार्ट होता है दोस्तों, जिसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और उसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के कारण दोस्तों यहां पर पूरे ब्रेन का फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर वहां पर पूरी बॉडी के टोन, पोस्चर, बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए 2 लेटरल, यहां पर आप ये लेटरल साइड में देखोगे दोस्तों, तो ये सेरिबल हेमिस्फीयर कहलाता है। लेकिन हमने यहां पर वर्टिकल पोर्शन करा है, और वर्टिकल पोर्शन में हमने पर्टिकुलर उसके 9 पार्ट्स निकाले हैं दोस्तों। यानी वर्मिस को जब आप स्टडी करोगे, ठीक है, सेरिबेलम का जो वर्मिस की स्टडी करोगे दोस्तों, तो वर्मिस को टिपिकली 9 पार्ट के द्वारा फॉर्म होता है दोस्तों। यानी उसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन्हीं 9 पार्ट्स के माध्यम से दोस्तों टिपिकली आपके पूरी बॉडी में सेरिबेलम का ब्रेन के लेवल पर निर्माण होता है दोस्तों। सेरिबेलम की अपर सरफेस पर वर्मिस के पार्ट को हम सुपीरियर वर्मिस के जैसे जानते हैं दोस्तों। यानी यहां पर आप ऊपर का पार्ट देखोगे, ये जो ऊपर का पार्ट होता है सुपीरियर वर्मिस, नीचे का पार्ट होता है इंफीरियर वर्मिस दोस्तों। तो यहां पर आपको ये 2 पोर्शन देखना पड़ेंगे दोस्तों। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये ऊपर का पार्ट है सुपीरियर वर्मिस, नीचे का पार्ट है इंफीरियर वर्मिस दोस्तों। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, और वो सेल्स जिन लेयर्स के बीच में होती है दोस्तों, उन लेयर्स के बीच में अपना एक अलग ही फंक्शन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सेरिबेलम का पूरा फंक्शन होता है दोस्तों। तो ऊपर के साइड जो वर्मिस का पार्ट होगा सुपीरियर वर्मिस के जैसे जानोगे, और सेरिबेलम के लोअर सरफेस पे जो पार्ट होगा दोस्तों, यहां पर ये लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट, उसको हम लोअर वर्मिस के रूप में जानते हैं दोस्तों। यानी सुपीरियर और इंफीरियर वर्मिस के पार्ट को हम जब जानेंगे दोस्तों, तो यहां पर उनके पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जब पार्ट डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों, तो सुपीरियर वर्मिस में 5 पार्ट आपको मिलेंगे, और इंफीरियर वर्मिस में आपको 4 पार्ट मिलेंगे दोस्तों। यहां पर सारा डायग्राम आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल रखे हैं। अगर अच्छे से समझना है, आप उसको खोल के देखिए और एक एक चीज को समझिए दोस्तों।
सबसे पहला पार्ट जो सुपीरियर वर्मिस के लेवल पर होता है दोस्तों, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं लिंगुला। सबसे हेड रीजन में देखिए आप दोस्तों, लिंगुला सबसे इंपॉर्टेंट और ऊपर पार्ट होता है, लिंगुला कहा जाता है, टॉप मोस्ट दोस्तों। दूसरा होता है सेंट्रल लोब। जब आप यहां पर देखोगे दोस्तों तो सेंट्रल लोब आपको देखने को मिलेगा, यानी यहां पर सारे पार्ट्स मैंने इसीलिए यहां पर इस लेवल पर दिखे दोस्तों। ये जो लिंगुला के नीचे होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लोब। ठीक है, आप देख लीजिए उसमें डायग्राम में, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। तीसरा होता है कलमेन पार्ट, चौथा होता है लोब्यूलस सिंप्लेक्स, पांचवा होता है डिक्लाइव, ये लिख रहा है दोस्तों डिक्लाइव, ये पार्ट है सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, छठा पार्ट जो इंफीरियर में होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर, पिरामिड, यूला और नोडुल्स। ठीक है, नोडुलस। ये टोटल 9 पार्ट होते हैं दोस्तों, और ये 9 पार्ट जिसने समझ लिए सेरिबेलम का मास्टर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको समझिएगा आप दोस्तों। नोडुलस दूसरे साइड पर कंटिन्यू रहता है दोस्तों, नीचे के साइड दूसरे साइड तक कंटिन्यूस रहता है दोस्तों, और एक इलोंगेटेड जैसा पार्ट होता है, एक लंबा लंबा पार्ट होता है दोस्तों जो नोडुलस, ये दिख रहा है आपको नोडुलस सबसे ग्रीन कलर का दोस्तों, ये नोडुलस पार्ट है। ठीक है, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये जो नोडुलस पार्ट होता है दोस्तों, ये स्पेशल, यहाँ पर ट्यूबर पार्ट होता है, पिरामिड पार्ट होता है, यहाँ पर नोडुलस होता है, फ्लोक्यूलस होता है दोस्तों, और यही आगे की तरफ कंटिन्यूट होता है। कभी कभी दोस्तों जो लोबुलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, लोब्यूल्स के रूप में, एक गुच्छे के रूप में जब लोबुलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, जिसे हम फ्लोक्यूलस का नाम लेते हैं, ये जो बाहर की तरफ लोब्यूल्स निकले होते हैं ना, इन लोब्यूल्स को हम फ्लोक्यूलस कहते हैं दोस्तों। और यही फ्लोक्यूलस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यही नोडुलस, यही फ्लोक्यूलस आपस में मिलकर फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब बनाते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों, छोटा सा पार्ट फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। ठीक है, पिरामिड के दूसरे साइड पर एक और एक्सटेंशन होता है जिसको हम पैराफ्लोक्यूलस कहते हैं। एक और इंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों, ये दोनों साइड, पिरामिड के दूसरे साइड, ये पिरामिड सेंटर में, ये रेड वाला पिरामिड सेंटर में, इसके दोनों साइड जो होगा दोस्तों उसको हम बोलते हैं पैराफ्लोक्यूलस। जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं फ्लोक्यूलस, नोडुलस का फ्लोक्यूलस, इसीलिए उसको फ्लोक्यूलो नोडुलस लोब कहते हैं। और यहां पर दोस्तों पिरामिड के दोनों साइड में जो लोब होता है उसको हम पैराफ्लोक्यूलस का नाम लेते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब इस स्पेस को आप समझ जाते हो तो आप कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन के फंक्शन की बात करते हो दोस्तों। यानी यहां पर पॉइंट्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, और उन्हीं फिशर्स के माध्यम से दोस्तों इनका सेरिबेलम के पार्ट को डिवाइड किया जाता है दोस्तों। यानी फिशर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ वर्मिस, ये जो वर्मिस है इसी के लेयर पर ये दो क्रॉस निशान मैंने बना रखे हैं दोस्तों, ये फिशर्स होते हैं। और ये फिशर दोस्तों, अगर हम प्राइमरी फिशर की बात करें तो प्राइमरी फिशर किसके बीच में होता है दोस्तों? कलमेन और लोबुलस सिंप्लेक्स के बीच में जो फिशर होता है वो प्राइमरी फिशर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आप दिख रहे हैं कलमेन और प्राइमरी फिशर। ठीक है, ये जो डबल लाइन वाला दिख रहा है ये प्राइमरी फिशर है दोस्तों। ठीक है, ये लोबुलस सिंप्लेक्स और कलमेन के बीच में देखने को मिल रहा है। दूसरा होता है दोस्तों प्री पिरामिडल फिशर, जो ट्यूबर और पिरामिड के बीच में, ये जो दिख रहा है ट्यूबर और पिरामिड, ये जो है ये बोलते हैं प्री पिरामिडल फिशर, इनके बीच में देखने को मिल रहा है। ये जो सेंटर पॉइंट है ट्यूबर, ये जो इधर नीचे का इंफीरियर वाला पार्ट जो सेंटर पॉइंट है पिरामिड, इनके बीच में जो फिशर होता है वो प्री पिरामिडल फिशर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो तीसरा होता है पोस्टीरोलैटरल फिशर बिटवीन यूला एंड नोडुल्स, जो यूला होता है ये नोडुल्स है, ये यूला है, इन दोनों के बीच में जो फिशर आ रहा है दोस्तों वो पोस्टीरोलैटरल फिशर के नाम से जाना जाता है। बैक साइड में दोनों लेटरल साइड से लोब्यूल्स के रूप में वहां पर डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, वही दोस्तों यहाँ पर पोस्टीरोलैटरल फिशर यानी यूला और नोडुल्स के बीच में हमको दिखाता है। जब हम ये चीज समझ गए दोस्तों तो अब आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चरल पॉइंट में। अब हम बात करते हैं दोस्तों फंक्शंस की। तो यहां पर जब सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात की जाएगी, ये दोनों साइड का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, जो वर्मिस पार्ट है वो सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करता है लेटरल साइड में, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है दोस्तों। सेरेब्रल हेमिस्फीयर वर्मिस के आइदर साइड पर, दोनों साइड पर दोस्तों एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, और यही पोर्शन दोस्तों प्रत्येक पोर्शन हेमिस्फीयर के दो पोर्शन के रूप में काम करते हैं दोस्तों। एक होता है
लोबुलस एनसीफॉर्मिस या एनसीफॉर्म लोब, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सबसे लार्जर पोर्शन का निर्माण करता है दोस्तों। और दूसरा होता है लोबुलस पैरामीडियनस या पैरामीडियन लोब, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का छोटा सा स्मॉलर पोर्शन का निर्माण करता है। और यही कारण है दोस्तों, इन दोनों पोर्शन के ऊपर हमारा ब्रेन, जो सेरिब्रम होता है दोस्तों, जो अभी हमने पढ़ा नहीं, वो सेरिब्रम मोस्टली इन्हीं लार्जर और स्मॉलर पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमारी बॉडी के खास तौर से मसल स्टोन, हमारी बॉडी के पूरा पोस्चर्स, हमारी बॉडी के सारे जितने भी मूवमेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का बहुत बड़ा इसी सेरिबेलम के ऊपर डिपेंड करता है सेरिब्रम दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जब सेरिबेलम को डिवीजन क्रिएट किया जाएगा तो 3 मेथड के द्वारा क्रिएट किया जाता है दोस्तों, एनाटॉमिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। इसीलिए दोस्तों, जब आप सेरिबेलम का डिवीजन को क्रिएट करते हो तो सेरिबेलम को 3 मेथड के द्वारा डिफरेंट पार्ट में डिवीजन किया जाता है दोस्तों। एक होता है एनाटॉमिकल डिवीजन, दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक डिवीजन, और तीसरा होता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल डिवीजन। और यही 3 डिवीजन होते हैं जो आपको सेरिब्रल डिसीज के, सेरिबेलम से रिलेटेड डिसीज के लेवल को मास्टर बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों, एनाटॉमिकल डिवीजन की। ठीक है, जो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको वोकैबुलरी में बताना चाहता हूं दोस्तों। एनाटॉमिकल डिवीजन के हिसाब से दोस्तों, स्ट्रक्चर बेसिस पर पूरे सेरिबेलम को 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 पोर्शन होते हैं दोस्तों, एंटीरियर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में पहले वो पूरा बता दिया कि कैसे यहां पर सेरिबेलम का जब लोड किया जाता है, तो सेरिबेलम जब स्ट्रक्चर बनाया था, ऊपर के साइड एंटीरियर, बैक साइड में पोस्टीरियर और नीचे फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब मैंने आपको बताया था, याद हो दोस्तों। ठीक है, तो जो एंटीरियर लोब होता है वो काम क्या करता है दोस्तों, वो भी मैंने बताया था आपको। एंटीरियर लोब में लिंगुला, सेंट्रल लोब और कुलमेन, ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं दोस्तों। और ये प्राइमरी फीचर के द्वारा पोस्टीरियर लोब से सेपरेटेड हो जाता है। जो एंटीरियर लोब होता है प्राइमरी फीचर के माध्यम से पोस्टीरियर लोब से डिफरेंशिएट हो जाता है। यानी एंटीरियर लोब में याद रखिएगा लिंगुला, सेंट्रल लोब और कुलमेन पाया जाता है। जब इनके फंक्शन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। दूसरी बात करते हैं पोस्टीरियर लोब, जो बैक साइड में आता है। और पोस्टीरियर लोब दोस्तों, लोबुलस सिंप्लेक्स को देख लो आप, डिक्लाइव को देख लो आप, ट्यूबर का देख लो आप, पिरामिड को देख लो आप, यूला को देख लो, पैराफोल्कुलाई को देख लो, और हेमिस्फीयर के 2 पोर्शन का बना होता है दोस्तों, जो इंसिफॉर्म लोब या पैरामीडियन लोब के नाम से जाना जाता है। और ये जो लोब होते हैं, ये लोब बेसिकली इंटरकनेक्शन का काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में इंटरकनेक्शन का काम करते हैं। यानी मान लो गलती से ब्रेन से कोई मैसेज मिस हो गया या बॉडी के सेंसरी सिस्टम से कोई मैसेज मिस हो गया, लेकिन मास्टरपीस है सेरिबेलम, वो दोनों पे ध्यान रखता है, ब्रेन पर भी और आपके सेंसरी सिस्टम पर भी। दोनों पे ध्यान इसलिए रखता है कि इसको सेंसरी इंफॉर्मेशन आने वाले अपने खुद फाइबर के माध्यम से डायरेक्टली यहां पर आता है, मैंने बताया था आपको। और ब्रेन के माध्यम से भी सेंसेशन इसके पास आता है, वो ब्रेन इसको मैसेज करता है कि भाई ये इन कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इसको कोऑर्डिनेशन करो, तो वहां पर तुरंत पता लग जाता है। मान लो अगर मैं आपको कहूं दोस्तों कि आंख बंद करिए और आंख बंद करके आप दोनों हाथ में इस तरह से उंगलियों को मिलाने की कोशिश कीजिए, तो क्या मिलाएंगे? अगर मान लो सेरिबेलम काम कर रहा है तो एक बार आपने गलती कर दी, लेकिन दूसरी बार तो आपको वहां पर अंदाजा लग जाएगा कि कहां पर है, आप वहां पर टच कर लोगे दोस्तों, डायरेक्ट टच कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सेरिबेलम में प्रॉब्लम है तो आप बार बार इसी प्रकार से आगे पीछे करते रहोगे, कभी भी आपको एक दूसरे का वहां पर कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, अगर सेरिबेलम में प्रॉब्लम है। अगर सेरिबेलम में प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार अगर आपने गलती कर दी तो दूसरी बार सेरिबेलम आपको बिल्कुल गलती को माफ कर देगा और दूसरी बार में उसको करेक्ट करने का काम करेगा। ये पूरा काम सेरिबेलम का होता है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप यहां पर फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब की बात करोगे तो ये जो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है दोस्तों, ये 3rd लोब होता है। और ये नोडुल्स दूसरे साइड पर पाए जाने वाले जितने भी लेटरल एक्सटेंशन होते हैं दोस्तों, उस लेटरल एक्सटेंशन को फ्लोक्यूलस के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये पोस्टीरियर लेटरल फीचर के द्वारा सेरिबेलम के जो दूसरे पार्ट होते हैं दोस्तों, उससे सेपरेट करने का काम करता है। और उससे सेपरेट करने के कारण ही वहां पर दोस्तों एक अलग ही रोल अदा करता है। और ये यही कारण है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम
ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन होकर काम करते हैं दोस्तों, अपितु पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन इनकी तुलना में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव काम सेरिबेलम और सेरिबेलम आपस में मिलकर करते हैं, कोऑर्डिनेट मैटर में करते हैं। इसीलिए दोस्तों जब आप यहाँ पर फाइलोजेनेटिक डिवीजन की बात करते हो तो फाइलोजेनी के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों कि सेरिबेलम केवल दो डिवीजन में डिवाइडेड होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों पेलियो सेरिबेलम और दूसरा होता है नियो सेरिबेलम। ठीक है, पेलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम। तो दोस्तों यहां पर भी हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये क्या काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और जब इस पार्ट को आप समझ जाओगे तो आप मैक्सिमम केसेस को रिगेन कर लोगे दोस्तों। तो जब पेलियो सेरिबेलम के लेवल पर आओगे तो फाइलोजेनेटिकली दोस्तों पेलियो सेरिबेलम जो होता है सेरिबेलम का एक ओल्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे पुराना पार्ट होता है दोस्तों, और इसमें दो डिवीजन इंक्लूड होते हैं। और ये दो डिवीजन होते हैं जो मैंने आपको बताए थे दोस्तों। एक मैंने बताया था आर्किस सेरिबेलम और एक मैंने बताया था पेलियो सेरिबेलम। ठीक है, तो आर्किस सेरिबेलम जिसमें फ्लोक्युलो नोडुलर लोब होता है दोस्तों, वो आर्किस सेरिबेलम होता है, यानी एक प्रिमिटिव पार्ट होता है। और प्रिमिटिव पार्ट होने के कारण जो मतलब पैदा होते के साथ होता है, ठीक है, वो प्रिमिटिव पार्ट होता है। तो वहां पर दोस्तों आर्किस सेरिबेलम होता है और यही पार्ट फ्लोक्युलो नोडुलर को इंक्लूड करता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों पेलियो सेरिबेलम, ये जो पेलियो सेरिबेलम होता है दोस्तों ये प्रॉपर पार्ट होता है जिसमें आप देखोगे लिंगुला मिलेगा आपको, सेंट्रल लोब मिलेगा आपको, कुलमेन मिलेगा, लोबुलस सिंप्लेक्स मिलेगा, पिरामिड मिलेगा, यूला मिलेगा या पैराफोलिकुलाई मिलेगा। ये सारे पार्ट वहां पर इंक्लूड होते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप पेलियो सेरिबेलम को छोड़कर नियो सेरिबेलम के लेवल पर आते हो तो नियो सेरिबेलम दोस्तों सेरिबेलम का फाइलोजेनेटिकली बहुत ही न्यूअर पोर्शन होता है, नया पोर्शन होता है दोस्तों, जिसमें डिक्लाइन, ट्यूबर और सेरिबेलम हेमिस्फीयर के दो पोर्शन इंक्लूड होते हैं, लोबुलस एंसिफॉर्मिस और लोबुलस पैरामीडियनस। ये मिलकर वहां पर दोस्तों नियो सेरिबेलम का पार्ट बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो इस पार्ट को आपने देखा कि बाहर से जो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स, तो हम सेरिबेलम कॉर्टेक्स भी बोलेंगे। तो वहां पर जो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स होता है दोस्तों उसकी अगर मान लो कटिंग कर दो, ठीक है, इतनी दूर से हमने निकाल लिया तो ये डायग्राम बना दोस्तों। ठीक है, वो इतना पोर्शन हमने काट के निकाल लिया, ये पूरा डायग्राम आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो जब ये डायग्राम निकाला हमने दोस्तों तो आपको ये पता चलना चाहिए दोस्तों कि यहां पर बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं। कई प्रकार के सेंसेशन, कई प्रकार के ट्रैक के माध्यम से आप लोगों ने, आपने वेस्टिबुलो ट्रैक पढ़ा, ओलिवो मैंने आपको ट्रैक बताया दोस्तों, टेक्टोरियल ट्रैक बताया, ऐसे मैंने कई ट्रैक्स बताए दोस्तों। ठीक है, और उन ट्रैक्स के माध्यम से दोस्तों पूरा सेंसेशन मैसेज ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पर सेरिबेलम को भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार के अलग अलग फाइबर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक फाइबर होगा एक्साइटेटरी फाइबर, एक होगा इनहिबिटरी फाइबर। और जब एक्साइटेटरी मतलब किसी भी चीज को एक्साइट करना, एक होगा इनहिबिटरी मतलब उसको रोक देना। ये दोनों फाइबर के वहां पर जो सिम्टम देखने को मिलेंगे ना, तो आपको यहाँ पर दो फाइबर देखने को मिलेंगे। एक फाइबर आपको मिलेगा मोसी फाइबर, ठीक है, एक फाइबर आपको मिलेगा मोसी फाइबर, एक फाइबर आपको मिलेगा क्लाइंबिंग फाइबर। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसके फंक्शन में आपको 2 मिनट में बता रहा हूं, उसको आप समझ लेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये पूरा डायग्राम इसी पे बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, जब क्लाइंबिंग फाइबर होता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ देता है, क्लाइंब करके चलता है, गुच्छे के रूप में चलता है। और क्लाइंबिंग फाइबर जितने होते हैं ना दोस्तों, सारे के सारे क्लाइंबिंग फाइबर एक्साइटेटरी होते हैं, जो एक्साइटेशन का काम करते हैं। और जितने भी फाइबर दोस्तों मोसी फाइबर होते हैं ये इनहिबिट का काम करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, ठीक है, ये इनहिबिशन का काम करते हैं, एक दूसरे से ग्रुप में जुड़कर ये जो पर्टिकुलर सेल्स होती है, यहां पर जब आप इसको काटेंगे दोस्तों तो 3 प्रकार के सेल आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। एक सेल आपको जो सबसे ऊपर की सेल हो मॉलिक्यूलर लेयर की सेल मिलेगी, दूसरी आपको परकिंस सेल्स मिलेगी, ये परकिंस सेल की सेल है, और तीसरा आपको दोस्तों ग्रेन्युलर लेयर मिलेगी। ये व्हाइट मैटर का कटिंग में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि व्हाइट मैटर में इस टाइप का वहां पर स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम इसको कल डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको सेरिब्रल एट्रोफी, ठीक है, सेरिब्रल एट्रोफी, सेरिब्रल पाल्सी बहुत इजीली समझ में आएगा और आपको यह भी समझ में आएगा कि आप कैसे कवर कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रकार देखा। तीसरी बात करते हैं हम दोस्तों फिजियोलॉजिकली या फंक्शनल डिवीजन। हमारे लिए ऊपर का 2 इतना महत्व नहीं है, आपको याद नहीं रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो एनाटॉमिकल बैकग्राउंड था दोस्तों।
लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के हिसाब से फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑर्गन के हिसाब पर काम करने वाली मेडिसिन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें जब पैथोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल का ट्रायंगल कोरिलेशन देखना होता है तो वहां पर हमको पता होना चाहिए किस पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि ये होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल डिवीजन, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? क्योंकि फंक्शन के आधार पर सेरिबेलम को 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। एक होता है वेस्टिबुलो सेरिबेलम, एक होता है स्पाइनो सेरिबेलम और एक होता है कार्टिको सेरिबेलम, ठीक है। अब तीनों के वर्ड पे चले जाइए आप। वेस्टिबुलो सेरिबेलम, ठीक है, दूसरा होता है स्पाइनो सेरिबेलम, आपको समझ में आ रहा है, मैं वर्ड पे जाइए आपको सब समझ में आ रहा है। तीसरा होता है कॉर्टिको सेरिबेलम, ठीक है। अब ये तीनों को अगर आपने डिवीजन के रूप में देख लिया तो आपको वहां पर केवल और केवल सारी चीजें इनकोऑर्डिनेटेड होते हुए चली जाएगी। आपको जो मैंने पुराने समय में सब बताया है एक एक करके सामने आती चली जाएगी दोस्तों। वो कैसे? अगर हम पहली बात करें वेस्टिबुलो सेरिबेलम की, तो ये क्या है भाई, ये क्या बवाल है, ठीक है। तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम में फ्लूकोनोडुलर लोब जो कि आर्की सेरिबेलम को फॉर्म करने का काम करता है। सिंपल सी बात है, वही चीज जो एनाटॉमिकल बिहाफ पे पढ़ी हमने, फाइलोजेनेटिकली पढ़ी, वही चीज समझ में आ रही है कि जब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बिहाफ पर देखते हैं तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम का जो पार्ट होता है वो और कुछ नहीं है, फ्लोकुलोनोडुलर लोब है जो आर्की सेरिबेलम को फॉर्म करने का काम कर रहा है। और जो आर्की सेरिबेलम को काम कर रहा है वो वेस्टिबुलो सेरिबेलम के माध्यम से पूरी बॉडी के वेस्टिबुलर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है स्पाइनो सेरिबेलम। अब स्पाइनो नाम से ही आप समझ जाइए, स्पाइनो सेरिबेलम में पूरा ये पार्ट आपको नजर आ रहा है दोस्तों, सेंट्रल का। लिंगुला आ गया, सेंट्रल लोब आ गया, कलमेन आ गया, लोबुलस सिंप्लेक्स आ गया, डिक्लाइव आ गया, ट्यूबर आ गया, पिरामिड आ गया, यूला पैराफ्लोकुलाई हो गया दोस्तों, और लोबुलस एंसिफॉर्मिस या मीडियल पोर्शन दोस्तों, या लोबुलर पैरामेडियनस, ये सारे पार्ट वहां पर दोस्तों स्पाइनो सेरिबेलम के रूप में शामिल हो गए। अर्थात जो सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन करने का काम करता है वो स्पाइनो सेरिबेलम का पार्ट होता है, और यही वहां पर जितने भी सेंसेशन को लेकर जाएगा उसमें से कुछ न कुछ फाइबर सेरिबेलम एरिया में छोड़कर सेरिब्रम कॉर्टेक्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेकर जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है कॉर्टिको सेरिबेलम। तो दोस्तों कॉर्टिको सेरिबेलम में जो लोबुलस एंसिफॉर्मिस कर या लेटरल पोर्शन और लोबुलस पैरामेडिनस इंक्लूड्स का लेटरल पोर्शन शामिल होता है दोस्तों। तो इसीलिए जब यहां पर इन पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स के हिसाब से आप देखोगे दोस्तों, तो जब सेरिबेलम का एनाटॉमिकल फंक्शन देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर एनाटॉमिकल फंक्शन आप समझ गए तो आप दोस्तों हर प्रकार के ये जो लेयर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, जो मैंने लेयर बताई है ये एनाटॉमिकल बिहाफ पर बताई है दोस्तों। यानी आपने व्हाइट मैटर, आपको पता है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर, आपने उसको काट लिया, आपने काटा और काट के ऐसे वर्टिकल काट के दोस्तों ये आपने ट्रांसवर्स सेक्शन करा है, और ये पूरा आपने डायग्राम वहां पर देखा है। और इस डायग्राम को जब स्टडी करोगे तो आपको सारा एक के बाद एक समझ में आएगा कि ब्रेन के लेवल पर फंक्शन कैसे हो रहा है दोस्तों। जब सेरिबेलम को हमने पढ़ा था तो देखा था कि बाहर के साइड में सेरिबेलम कॉर्टेक्स भी होगा दोस्तों, यानी सेरिबेलम आउटर ग्रे मैटर का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो बाहरी ग्रे मैटर होता है उसका बना होता है, या सेरिबल कॉर्टेक्स का बना होता है दोस्तों, यानी इसमें एक इनर व्हाइट मैटर भी पाया जाता है। अंदर बाहर की तरफ क्या होगा कॉर्टेक्स, बिल्कुल ग्रे मैटर का, और अंदर क्या होगा व्हाइट मैटर। अगर आप ये चीज को समझ रहे हो तो व्हाइट मैटर, ये देखिए आप मैंने लिखा है क्लियर, ये व्हाइट मैटर है, ये अंदर पूरा ग्रे मैटर के 3 लेयर है, मॉलिक्यूलर, पर्किंग और ग्रेन्यूल लेयर, और इन्हीं 3 लेयर के लेवल पर ब्रेन में फंक्शन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो यहां पर व्हाइट मैटर सेरिबेलम के एफ्रेन और इफ्रेन नर्व फाइबर के द्वारा फॉर्म्ड होता है। ये सिंपल सा वही चीज चालू हो गया जो मैंने फिजियोलॉजी ऑफ पेन में बताया था, यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, थैलेमस, देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहां पर जो एफ्रेन और इफ्रेन चैनल के जो फाइबर सेंसेशन लेकर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इसमें से कुछ फाइबर टर्न हो गए, और टर्न होकर जो बैक साइड में आपका सेरिबेलम था, यहां पर पोन्स, मिड ब्रेन और यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा,
ठीक है, यहाँ पर पूरा ऊपर सेरिब्रम और सेरिब्रम के बैक साइड में दोस्तों हाइंड ब्रेन के लेवल पर सेरिबेलम। तो यहाँ पर ये चैनल ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा फाइबर टर्न हो गए, बाकी के सब ऊपर चले गए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको क्लियर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ्रेंट और इफ्रेंट नर्व फाइबर के द्वारा यहाँ पर टिपिकली फॉर्म्ड होता है, यानी ग्रे मासेस जिसे हम सेरिबेलर न्यूक्लियाई कहते हैं दोस्तों, वो व्हाइट मैटर के अंदर लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाइज होते हैं और वो न्यूक्लियाइज दोस्तों ग्रे मासेस के रूप में होते हैं, मास के रूप में होते हैं। और मास होते क्या है? फाइबर का कलेक्शन दोस्तों, और इसीलिए सेरिब्रल न्यूक्लियाई कहते हैं दोस्तों, जो व्हाइट मैटर के अंदर लोकेटेड होता है। और इसीलिए जब इस पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स के बिहाफ पर हम दोस्तों सेरिबेलम का फंक्शन क्रिएट कर जाते हैं। वो कैसे? सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मैटर की दोस्तों। ग्रे मैटर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स 3 लेयर में अरेंज रहता है दोस्तों। ये 3 लेयर दिख रहा है, ठीक है, 3 लेयर में अरेंज रहता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब ग्रे मैटर के प्रत्येक लेयर स्ट्रक्चर में देखेंगे ना आप, यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल अलग होती है दोस्तों, और थिकनेस के साथ होती है, और पूरे सेरिबेलम के थ्रू आउट दोस्तों ग्रे मैटर की लेयर्स को बिलोंग करती है। जो आउटर होती है दोस्तों, उसको जो बाहर की तरफ होती है उसको मॉलिक्यूलर लेयर बोलते हैं या प्लेक्सीफॉर्म लेयर बोलते हैं। दूसरी जो लेयर होती है इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं परकिंज फाइबर की लेयर, और तीसरा जो होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम इनर ग्रेन्युलर लेयर। ये जो अंदर की होती है दोस्तों, ये ग्रेन्युलर लेयर होती है अंदर की दोस्तों। तो इन्हीं के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है दोस्तों। ये सेरिब्रम का जो कांटेक्ट होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है दोस्तों। यानी आपको एक एक चीज अब समझ में आएगी कि अगर हम मॉलिक्यूलर या प्लेक्सीफॉर्म लेयर की बात करें, अगर इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर या प्लेक्सीफॉर्म लेयर कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों, और इसमें 2 स्ट्रेशा में सेल्स अरेंज होती है। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लेयर के स्ट्रेशा लाइनिंग होती है, उसके ऊपर इस प्रकार से लेयर अरेंज होती है दोस्तों। और इसी के कारण सुपरफिशियल स्ट्रेटम में कुछ स्टार शेप्ड सेल होती है जिसको हम स्टेलेट सेल्स कहते हैं। ये दिख रही है दोस्तों, ये दिख रही है स्टेलेट सेल्स। ठीक है, ये एक सबसे सुपरफिशियल लेयर में एक स्टार शेप्ड सेल होती है दोस्तों, जिसको हम स्टेलेट सेल्स कहते हैं। डीप स्पेक्ट्रम में इसके नीचे आएंगे हम तो बास्केट सेल्स रहेगी दोस्तों। ये देखिए आप, रेड बनी हुई, ठीक है, इसके नीचे आएंगे हम तो वहां पर एक बास्केट सेल्स होती है दोस्तों, और इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर लेयर में बहुत सारे फॉलोइंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और वो यहां पर एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करके दोस्तों वहां पर पर्टिकुलर एक दूसरे के फंक्शन को जनरेट करते हैं दोस्तों। तो पहला फंक्शन होता है पैरेलल फाइबर का दोस्तों, जो कि ग्रेन्यूल सेल्स के एक्सॉन्स होते हैं जो ग्रेन्युलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए आप, ये ग्रेन्युलर लेयर है, यहाँ पर दोस्तों क्लैम्पिंग फाइबर है, ये एक्सॉन्स है जो ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये एक्सॉन जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये पूरा ग्रेन्युलर सेल आगे की तरफ आकर दोस्तों स्पेशली मॉलिक्यूलर या प्लेक्सीफॉर्म लेयर के रूप में वहां पर सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा होता है ये होता है क्लाइंबिंग फाइबर। ठीक है, ये जो क्लाइंबिंग फाइबर होते हैं दोस्तों, ये पूरी नर्व के माध्यम से ऊपर की तरफ जाते हैं और क्लाइंबिंग होकर दोस्तों पर्टिकुलर वहां पर जनरेशन पैदा करते हैं, गुच्छा बनाते हैं, और गुच्छा होकर पूरे सेंसेशन को दोस्तों वहां पर पर्टिकुलरली न केवल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, इवन सेरिबेलम की तरफ भी कुछ फाइबर को टर्मिनेट करते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं एफरेंट फॉर्म मेडुला। मेडुला से एफरेंट होते हैं दोस्तों ये। और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों पर्किन सेल्स, जो गोल्गी सेल्स की डेंड्राइट्स होती है दोस्तों। जो भी गोल्गी सेल्स होती है उसकी जो डेंड्राइट्स होती है वो पर्टिकुलर इससे यहां पर जुड़ी होती है दोस्तों। ये जो गोल्गी सेल्स है, ये गोल्गी सेल्स की जो डेंड्राइट्स होती है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ यहां पर मॉलिक्यूलर या प्लेक्सीफॉर्म लेयर के लेवल पर दोस्तों आगे की तरफ जुड़ी होती है। और यही कारण है दोस्तों, ये छोटे छोटे से जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जनरेट होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से 1 बाय 1 लेयर में होते हुए इंपल्सेस ऊपर की तरफ बढ़ती है। आप देखो यहाँ पर कुछ जगह पर पॉजिटिव दिया हुआ है, कुछ जगह पर नेगेटिव दिया हुआ है दोस्तों। ये दिख रहा है नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ मोटर रिस्पांस के रूप में आना, और ऊपर की तरफ जाना मतलब पॉजिटिव रिस्पांस। यानी अगर ब्रेन के लेवल पर पॉजिटिव रिस्पांस नीचे से जा रहा है, पूरा सेंसेशन का पूरा महत्व जा रहा है, करेक्शन हो रहा है,
तो वहां पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे लग रहा है कि नहीं यहाँ पर नेगेटिव साइंस आ रहा है, नेगेटिव वहां पर नेगेटिव मतलब अप्रोच जारी है, तो वहां पर सेरिबेलम उसमें सपोर्ट करता है सेरिब्रम को, और वो मास्टरपीस के रूप में बताता है कि नहीं ये गलत है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको दोस्तों, अगर इस प्रकार से जा रहा है, ये टिप से एक दूसरे पर टिक नहीं रही है, इसका मतलब आपका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा। लेकिन आंखें बंद करके अगर आप वहां पर टिप को लगा रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका सेरिबेलम काम कर रहा है। तो ये फंक्शन को जनरेट करने का यहाँ काम करता है दोस्तों। इसीलिए जब सेल जंक्शन इन मॉलिक्यूलर लेयर में जाओगे दोस्तों, तो स्टेलेट सेल और बास्केट सेल्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये पैरेलल फाइबर के साथ, जितने भी पैरेलल फाइबर होते हैं दोस्तों, उसके साथ सिनेप्सिस करते हैं, और ग्रेन्यूल सेल्स का एक्सान वहां पर होता है दोस्तों। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देखो रेड और ब्लू का जंक्शन हो रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ सिनेप्सिस कर रहे हैं, और इसी कारण से दोस्तों स्टेलेट सेल्स का एक्सॉन पर्किन सेल्स के डेंड्राइट्स पर इंड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको पता है एक्सॉन और डेंड्राइट का, ठीक है। इसीलिए बास्केट सेल के जो एक्सॉन होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं दोस्तों, और पर्किन लेयर में और ट्रांसफर फाइबर को फॉर्म करने का काम करते हैं, जो कि पर्किन सेल्स के सोमा पर इंड हो जाते हैं। यानी एक फाइबर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एक्सान दूसरे के डेंड्राइट के साथ मर्ज हो रहा है, और ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, जो स्पेशली पर्किन सेल्स होती है, ये जो पर्किन सेल दिख रही है दोस्तों, यहां पर आकर ये सबमिट हो रहा है, और यहां पर सबमिट होगा तो क्या होगा, एक मैसेज ऊपर जा रहा है और दूसरा उसको इनहिबिट करने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है दोस्तों। ये दोनों मैसेज साइमल्टेनियसली एक के बाद एक हो रहे हैं। इसीलिए पर्किन सेल्स के लेवल पर जब जाओगे तो जितने डेंड्राइटिक यानी क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, जितने पैरेलल फाइबर्स होते हैं दोस्तों, उनके साथ सिनेप्सिस कर जाते हैं, और उनके साथ सिनेप्सिस करने के कारण क्या होता है, गोल्गी सेल्स का डेंड्राइट्स इनर ग्रेनुलर लेयर में सिचुएटेड होता है और मॉलिक्यूलर लेयर में दोस्तों इंटर करता है और पैरेलल फाइबर पर इंड होता है दोस्तों, ठीक है। ये पर्टिकुलर यहां पर इसका एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, सिंपल सा आपको एक एक वर्ड ये जो मैंने बताया कल आपको समझाऊंगा। अभी मैंने केवल थ्योरी रखी है आपके सामने दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली आपको जब बताऊंगा तो कल आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आज ही रखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर यानी कोई भी एलर्जी की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर होती है तो सर उसे हम आरटीआई बूस्टर यूज करेंगे? बिल्कुल यूज कर सकते हैं मैडम। यानी सर ठंडा खाने से भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, या डस्ट की वजह से, तो आपने बताया सर। मैडम ठंडा खाना एक अलग चीज हो गया, ठीक है, ओके, अलग हो गया, वो थॉट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सर एक पेशेंट को ऐसे था कि खाली सोने के टाइम पे विजिंग साउंड आ रहा था, और ये ठंडे खाने की एलर्जी थी, ठंडा खाने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती थी। तो सर अपना आप एसिडिटी देखिए, उसको एसिडिटी होगा। ओके ओके, तो सर उसको अपना चेस्ट ऑयल दिया था और एंटी एलर्जिक का दिया था, तो उससे और अस्थमा का थोड़ा दिया था उसको प्रोटोकॉल। तो सर उनको फर्क है उससे? बिल्कुल, आप एसिडिटी भी कंट्रोल कीजिए, आप S200 और B को भी वहां पर शामिल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। सर छोटे से फीडबैक थे दो। हाँ यस सर, बोलिए। सर अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे पास में एक पेशेंट आया था, उसका सिचुएशन जो है 87 था जी, और मतलब इस टाइप से हो रहा था, तो मैंने उसको लेटाया और चेस्ट ऑयल लगाया, गाढ़ा गाढ़ा चेस्ट ऑयल लगा के, और 10 मिनट के बाद में सर उसका जो सिचुएशन लेवल वो 94 आ गया। बिल्कुल आएगा सर, बहुत बधाई आपको। और सर अभी 3-4 दिन पहले सर एक पेशेंट था, अनकॉन्शियस हो गया था, तो वो घर पे था, बोले जल्दी चल दो जल्दी चल दो, तो मैंने यार अभी तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पेशेंट हैंगे। तो मैंने उसको जो स्पाइनल ऑयल था वो दे दिया, और जो अपना फोरहेड पे लगा A2C5 जो वाला जो फार्मूला है वो लगाने के लिए दे दिया। और 15 मिनट के बाद में मैं तब गया तो उन्हें लगाया, वो मतलब बात करने लगे थे, और 15-20 मिनट के बाद में उनके अटेंडर आए, बोलते भैया वो उठ के और चलने लगे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने पूरा नर्व का सेंसेशन जनरेट कर दिया ना,
हाँ मतलब मैंने उनको ओरल में कुछ नहीं दिया, केवल ऑयल से ही काम कर दिया। वो बिल्कुल इतना खुश हुए, बोले कि पता नहीं आपने क्या कौन सा तेल दिया, बोले हमें खुद को नहीं पता, बोले इतना कौन सा तेल दिया। जो बोले वो ऐसे पेशेंट थे कि वो उठ के नहीं चल रहे थे, बोले आधे घंटे बाद वो खुद चलने लग गए बोले। बहुत बढ़िया। आप यही देखिए, हम लोग यही कहते हैं, आप हर इस प्रकार के डिसीज में फोरहेड और स्पाइनल कार्ड का ऑयल का उपयोग करिए, अर्निंग भी होगी और रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा। ठीक है ना? बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर। सर अभी कोरोना पेशेंट में हेडेक बहुत हो रहा है, तो उसमें ये फोरहेड वाला जो कंप्रेस है ना वो दे रही हूँ, तो उससे बहुत आराम आ रहा है सर। बिल्कुल आएगा मैडम, 100% आएगा। उसमें 2 ड्रॉप आप वाई की भी ऐड कर लीजिए, और जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें ये स्मेल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है C1W का सर, हेडेक में तो करेगा मैडम। C1 और W तो बहुत ब्रिलियंट वर्क करता है। S10 C1W तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। कल इसको डायग्रामेटिक आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैंने पूरा कल बताया, कल मैं और अच्छे से आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।